हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था। भारत के द्वारा ना चंद्रमा पर सबसे पहले कौन से अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। तो भारत के द्वारा चंद्रमा पर सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट जो था इसको भेजा गया था, जो कि भेजा कब गया था तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूर्ण रूप है, पूरा नाम है। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था और भेजा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान कौन सा गया था। तो वन से याद रखना ना, चंद्रयान फर्स्ट, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा पहली बार भारत के द्वारा चंद्रमा पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था तो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। कब भेजा गया था तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। किसके द्वारा तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा इसको भेजा गया था। सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा। ये आपसे लघुत्तरीय में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण जो लोग होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषताएं इस प्रकार से। पहला कि छोटे आकार के यहाँ पर घर होते हैं और उसमें घनत्व होता है। दूसरा है कि कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अधिकतर किस पर डिपेंड रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं तो कृषि पर निर्भर रहते हैं या फिर पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, यानी कि खेती पर और पशुपालन करने पर ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं गाँव ग्रामीण लोग अधिकतर। उसके बाद है परंपरागत और सांस्कृतिक विरासत। ग्रामीण अधिवास यानी कि ग्रामीण लोग जो होते हैं ये परंपरागत और सांस्कृतिक विरासत पर अधिक महत्व देते हैं। और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं अधिकतर किस पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक जो संसाधन है इस पर भी निर्भर रहते हैं। सामुदायिक और सहयोगी जीवन शैली होता है गाँवों का। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये 5 विशेषता है ग्रामीण अधिवासों की। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में और सिर्फ ये पूछा जाए कि ग्रामीण अधिवासियों की विशेषताओं का उल्लेख करें तो फिर तो आपको 2 से 3 पॉइंट ही आपको लिखना है, यानी कि 2 से 3 पॉइंट कोई भी लिख देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे कि ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें फिर आपको 5 विशेषता बताना है। लेकिन लघुत्तरीय में पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं का उल्लेख करें। और ये क्वेश्चन आपसे अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा फिर पूछा जाएगा 5 विशेषताओं का उल्लेख करें, तो 5 पॉइंट इस तरह से आपको लिख देना है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जमशेदपुर एक पुणे शहर के महत्व का उल्लेख करें। जमशेदपुर एक शहर है और पुणे एक शहर है। इन दोनों शहर का अपना क्या क्या महत्व है ये आपको बताना है, यही महत्व का उल्लेख करना है आपको। तो सबसे पहले तो जमशेदपुर के बारे में देख लेते हैं। तो जमशेदपुर जो है यहाँ पर इस्पात उद्योग का हब है, जहाँ जैसे कि एग्जाम्पल के आपको याद रखना है कि टाटा स्टील का उद्योग जो है वो मेन रूप से कहाँ पर है तो जमशेदपुर में ही है। जमशेदपुर कैसा शहर है तो एक औद्योगिक शहर है। झारखंड की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है तो जमशेदपुर को ही कहा जाता है। और पुणे के बारे में आपको याद रखना है, पुणे क्या है तो ये शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर विश्वविद्यालय और कॉलेज ज़्यादातर हैं। आईआईटी और ऑटोमोबाइल उद्योग का ये हब है। जैसे कि ये औद्योगिक शहर है जमशेदपुर, वैसे ही आईआईटी और ऑटोमोबाइल का उद्योग का हब है पुणे में। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। पेशवा की पहले राजधानी हुआ करती थी पुणे। तो ये याद रखना है आपको किसके बारे में तो जमशेदपुर और पुणे के बारे में। और दोनों शहर जो है ये आर्थिक और शैक्षणिक सांस्कृतिक विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शहर जो कि पुणे है और एक शहर जो कि जमशेदपुर है। तो जमशेदपुर जो है ये औद्योगिक शहर है, यानी कि अधिकतर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि अधिकतर यहाँ पर फैक्ट्री हैं। और पुणे जो है यहाँ पर क्या है तो ऑटोमोबाइल या फिर आईटी कंपनी है या फिर शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय कॉलेज है। ये मराठाओं की राजधानी हुआ करती थी पुणे। तो ये सब आपको याद रखना है जमशेदपुर और पुणे के बारे में। तो जमशेदपुर और पुणे का महत्व का उल्लेख करें, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। कहाँ पे स्थित तो दामोदर बेसिन में स्थित जो 4 कोयला का खान है इसका नाम आपको बताना है। तो झड़िया कोयला खान जो कि झारखंड में स्थित है। रानीगंज कोयला खान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गिरिडीह कोयला खान झारखंड में स्थित है। कर्णपुरा कोयला खान जो कि झारखंड में स्थित है। तो ये है दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। किस तरह से आपसे पूछा
बताइए जाएगा कि झरिया कोयला कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो क्या याद रखिएगा, झारखंड में। आपसे पूछा जा सकता है कि रानीगंज कोयला कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गिरिडीह कोयला कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में। कर्णपुरा कोयला कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड में। तो इस तरह से भी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर भी रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा, 5वें क्वेश्चन से। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मिलेगा आपको ज्योग्राफी का गेस इंपॉर्टेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इसमें जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है इसको अच्छे से कर लेना है। अब इसको लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा इस नंबर पर आपको केवल और केवल 20 रुपीज पे करना है। इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपये है, यानी कि 20 रुपीज है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। इस नंबर पर आपको क्या करना है, 20 रुपीज पे कर देना। और पे करके आपको पे आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से। और पे करके आपको क्या करना है, ये जो आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस आपको एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप पर ही कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे ज्योग्राफी, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ना कोई बुक पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आपके बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे तो बुक से, बुक के किसी चैप्टर से। और हर एक चैप्टर के ज्योग्राफी में टोटल 21 चैप्टर है, दोनों भाग मिला करके। ज्योग्राफी में आपको 2 भाग पढ़ना होता है, भाग 1 और भाग 2, दोनों भाग मिला करके ज्योग्राफी में टोटल 21 चैप्टर है। तो इन 21 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। जैसे कि सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और हर एक चैप्टर का, ऐसा नहीं कि किसी एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से 21 के बीच में जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो इस पीडीएफ से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग केवल और केवल 20 रुपीज यानी कि 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ना की खेती करने के लिए आदर्श परिस्थिति क्या होनी चाहिए। जब हम गन्ना की खेती करते हैं ना उस समय हमारी परिस्थिति किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का तापमान होना चाहिए, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, या फिर उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, ये सब आपको बताना है कि गन्ना की खेती करने के लिए पूरा माहौल जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए। तो गन्ना की खेती करने के लिए आदर्श तापमान जो होनी चाहिए, आदर्श परिस्थिति जो होनी चाहिए उसमें आपको बताना है कि तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होनी चाहिए और जल निकासी वाली होनी चाहिए। और इसका जो पीएच मान है जो जहाँ पर गन्ना की खेती करेंगे वहाँ पर वो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये सब जो है एक आदर्श परिस्थिति होती है गन्ना की खेती करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है। और इसमें से कुछ पॉइंट जैसे कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा, ये सब आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि तापमान कितनी होनी चाहिए गन्ना की खेती करने के लिए। तो याद रखिएगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। मिट्टी जो होती है जो उपजाऊ मिट्टी होती है या जल निकलने वाली मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो ऐसा मिट्टी होता है जहाँ पर जल का मात्रा अधिक हो, उस मिट्टी पर हम अगर गन्ना की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। तो ये सब जो है आदर्श परिस्थिति है गन्ना की खेती करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, टेलीकॉम से संबंधित सेवाओं का विकास, उत्पादन और वितरण करने वाला क्षेत्र है। यानी कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इन सभी क्षेत्र से संबंधित जो सेवाएं होंगी या फिर इसका जो उत्पादन किया जाएगा, यानी फैक्ट्री में उत्पादन किया जाएगा, बनाया जाएगा, या फिर वितरण किया जाएगा यानी कि बांटा जाएगा, जहाँ पर बेचा जाएगा, तो इन सभी से हम समझते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इन सभी क्षेत्रों से हम क्या समझते हैं, तो
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग समझते हैं। समझ गए, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्मॉग क्या होता है। तो जो धुंध होता है, कोहरा होता है ना, अभी सुबह के समय में जब आप उठते होंगे और जो धुंध छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है, इसी को कहा जाता है स्मॉग। समझ गए, तो स्मॉग यानी कि धूम और कोहरा यानी कि फॉग के संयोजन से बना वायु प्रदूषण है। जो धूम होता है यानी कि स्मॉग, कोई धुआं किसी चीज़ का फैक्ट्री से निकलता है या फिर पराली जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, और सुबह सुबह जो कोहरा होता है, इसका जो मिक्सचर होता है, इसी टाइप को कहा जाता है स्मॉग, जो वातावरण में हानिकारक गैसों और धूल के से मिलने से बनता है, जैसे कि जिसकी दृष्टिया कम होती है, जो कि में दिखाई कम ही देता है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो स्मॉग क्या होता है, तो जो कोहरा होता है, जो अभी सुबह के टाइम में उठते हैं और दिखाई देता है, ये कोहरा, और ये धूम्र यानी कि स्मॉग, धुआं जो होता है वो किसी भी चीज़ का धुआं हो सकता है। इन दोनों चीज़ के मिलावट से जो चीज़ बनता है उसको कहा जाता है स्मॉग। और इससे क्या होता है, इससे हानिकारक गैस उत्पन्न होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो सिंपल सा था कि स्मॉग क्या होता है, तो जो धुंध छाया रहता है, धुआं होता है, जहरीला धुआं, उसी को कहा जाता है स्मॉग। सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जल का संरक्षण जरूरी क्यों है। तो जल का संरक्षण यानी कि जल को बचाना क्यों जरूरी है। हम सुनते हैं कि जल ही जीवन है, जल को बचा के रखना चाहिए, जल का ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्यों जल का संरक्षण करना क्यों जरूरी होता है। तो जल जो है, पहला तो ये जल जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि जल की कमी से सूखा और जल संकट हो जाता है, इसके लिए जल का संरक्षण करना जरूरी है। जल प्रदूषण और स्वास्थ्य पर खतरा हो जाता है और जल का बचाव नहीं करेंगे, जल को ऐसे वेस्ट करते रहेंगे, पानी को वेस्ट करते रहेंगे, तो जल संरक्षण से ऊर्जा और खाद्य उत्पादन में मदद मिलती है। जल संरक्षण से क्या, तो ऊर्जा और खाद्य उत्पादन, खेती किससे की जाती है, तो जल से ही की जाती है। अगर खेत पटेगा ही नहीं तो कैसे किसी भी फसल का पैदावार होगा। इसलिए इन सभी कारणों से, और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि आपको पता ही होगा कि जल बचाना क्यों जरूरी है। तो इन सभी वजहों से जल का संरक्षण करना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 पॉइंट लिखना है, जो कि आपको यहाँ पर बता दिए। और यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो 5 नंबर में पूछ ले तो आपको 7 से 8 पॉइंट कम से कम, और ज़्यादा पूछ चाहे तो आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 से 7 8 पॉइंट आपको लिख देना है। समझ गए ना, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और लिखने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। इस पर तो आपको चाहे तो 1 पेज 2 पेज भी लिख सकते हैं कि जल का बचाव करना, जल को बचा कर रखना क्यों जरूरी होता है। समझ गए, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि और भी जो क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के, इन सभी प्रश्नों को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए थे, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी केवल और केवल 20 रुपये पे करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उसके अलावा आपको एग्जाम में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक नहीं लिए, तो केवल और केवल आप लोग 20 रुपये पे करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।